आज शुजा आपके अपने प्रोग्राम द ब्यूरोक्रेट के साथ। नाज़रीन, हमारे सिविल सेक्रेटेरिएट में बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो नज़रों से और ख़बरों से ओझल रहते हैं, जो आप समझ लें पसे पर्दा रहकर काम कर रहे होते हैं। हमारे सिविल सेक्रेटेरिएट में एक डिपार्टमेंट है इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जिसकी सरबराही एक सेक्रेटरी के रैंक का, एक सेक्रेटरी के ग्रेड का ऑफिसर करता है, और वो सेक्रेटरी I&C कहलाता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बराह रास्त मातहत होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है? इनका काम है पूरे पंजाब गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन, यानी उनका आपस में बाहमी जो काम है उसको देखना, वहाँ पर जहाँ भी कहीं कोई रखना पैदा होता है उसको दूर करना, कोऑर्डिनेट करना, उनके दरमियान के गुड गवर्नेंस का काम चलता रहे। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत के जितने मामलात वफाकी हुकूमत के साथ चलते हैं उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन का किरदार यही अदा करते हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे ऐसे अफ़आल हैं जो जिसके ऊपर ये काम करते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बतौर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, बतौर सेक्रेटरी टूरिज्म मैं इनके साथ इंटरव्यू कर चुका हूँ। अब इनको सेक्रेटरी I&C लगाया गया है ताकि पंजाब के तमाम महकमों की आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और वफाक के साथ पंजाब की जो तरक्याती काम अगले 2 साल में हुकूमत ने करने हैं, और जाहिर ये 2 साल अब तरक्याती कामों के हवाले से बड़े अहम होंगे, उसके लिए कोऑर्डिनेशन हो सके। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं एहसान भुट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भुट्टा साहब, पहले तो स्पोर्ट्स और टूरिज्म के हवाले से आपके साथ बड़ी नशिस्तें रहीं। मुझे ये बताएं कि मुझे आज तक सेक्रेटरी I&C के मैं ऑफिस भी जाता रहा, बहुत सारे मेरे दोस्त वहाँ पे तैनात भी रहे, बैठ के चाय पीते थे, लेकिन मुझे सिवाय इसके वहाँ पे उनका कोई काम नजर नहीं आया कि GORs में कोई तरक्याती काम होना, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रेजिडेंस हैं, ऑफिसर्स रेजिडेंस है, वहाँ पे उनका कोई काम वगैरह इसके अलावा नहीं। जब से आप आए हैं हम देख रहे हैं आप दौरे कर रहे हैं, काम हो रहे हैं, बहुत सारे हमें काम नजर आ रहे हैं, तो क्या इसका मकसद क्या है? यानी I&C, सेक्रेटरी I&C करता क्या है, इसकी जॉब क्या है और क्या इसके मकासद हैं इस शोबे के? चले, कोई शुक्रिया शुजा साहब, आपने हमेशा की तरह मोहब्बत के साथ आज बुलाया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लाहौर रंग का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह आपने अपने ही तारुफ में कराया है इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली ना ये महकमा यह समझा जाता था कि ये सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए है, ठीक है, कि जो कैबिनेट की मीटिंग्स हैं या वो अरेंज करनी है या मिनटिंग वगैरह करनी है तो चीफ सेक्रेटरी के बिहाफ पे ये महकमा करता है, डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट और ये विंग इनका पूरा कर लेता है। तो या कोई और CS ने मीटिंग की है, उसके मीटिंग की है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा देता है। तो कोशिश ये समझी जाती थी कि आज ये इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेक्शन सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए ही एक मखसूस महकमा है, जो तमाम महकमों के साथ, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट के हों चाहे वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट के हों, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर लेगा। लेकिन इसका सिर्फ ये एक फंक्शन है कोऑर्डिनेशन वाला। अगर आप देखते हैं ना, अब मेरा ख्याल इसके 4 फंक्शन हैं, जो जिसे आपने बताया कि SNGAD या सब्सिडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, चीफ सेक्रेटरी अगर उनके हेड हैं तो उनके तो 4 सेक्रेटरीज हैं। एक ACS साहबा हैं, इरम बुखारी साहबा हैं, जो वेलफेयर के विंग को डील करती हैं या ट्रांसपोर्ट के विंग को डील करती हैं, घरों की अलॉटमेंट या गाड़ियाँ वगैरह करवाते हैं, ये बड़ा सेंसिटिव काम है तो ACS करते हैं। एक सेक्रेटरी सर्विसेज हैं जो आपकी 18 एंड अबव की तमाम पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन वगैरह करने के वो हैं। एक सेक्रेटरी रेगुलेशन है जो तमाम रूल रेगुलेशन या पॉलिसीज बनाते हैं, लीगल इनपुट देते हैं। चौथा ये इंप्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, जो काम उधर नहीं होता वो इधर आ जाता है सीएस के बिहाफ पे, अगर आप सिंपली कह देंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरा काम। एक तो ये मैंने आपको वजाहत कर दी कि I&C है क्या। अब आ जाते हैं कि ये एक तो कैबिनेट की मीटिंग्स वगैरह करवा ली। अब वो जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो आपने ना जितने भी डेवलपमेंट वर्क हैं चीफ सेक्रेटरी साहब या इन 4 महकमों के SNGAD जिसे कहते हैं उसके ये I&C करता है, क्योंकि ये जो DDSC या मीटिंग करानी है या डेवलपमेंट का कोई भी काम कराना, जिससे अभी आपने देखा लॉरेंस रोड के ऊपर एक नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है, प्राइमरी हेल्थ तो उधर शिफ्ट हो गया, सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ पे चल रहा है, लेकिन 3 और डिपार्टमेंट वहाँ जाने लगे। नवंबर तक इंशाल्लाह हम उसको मुकम्मल कर देंगे और 3 महकमे यहाँ से निकल के वहाँ चले जाएंगे, जिसमें एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इससे ही आपका लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या माइंस एंड मिनरल्स है, या और भी कोई अगर जाना चाहे तो वो एक नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है ये I&C का काम है। तीसरा काम अब आ जाए घरों के हवाले से, अलॉटमेंट्स वगैरह तो जो कस्टोडियन है वो तो वेलफेयर विंग है जो ACS साहबा के अंडर आता है, लेकिन ये जो विंग है ना तमाम जो घरों की मेंटेनेंस करनी है, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह करनी है, जिससे आप सबको पता है सरकारी मुलाजिम को अगर घर मिला हो उसका एक हाउस रेंट कटता है, उसके अलावा 5% उठ के मंथली उसकी तनख्वाह से कटता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर। तो अब वो पैसे जब इकट्ठे होते हैं तो हर कोई चाहता है कि भाई साल में हमारी रिपेयर मेंटेनेंस कर दी जाए। अच्छा, एक मिनट साहब, इसमें मुझे एक सवाल याद आया। मैंने
में इससे पहले जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंसेस जो कहलाती हैं, उनके काम ज्यादातर GOR 1 में होते देखे हैं, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब की भी रिहाइश है, जहाँ पे तमाम IG साहब की रिहाइश है, डिप्टी कमिश्नर और बहुत जो अहम हमारी ब्यूरोक्रेसी है। इसके अलावा जितने GORs हैं, मसलन अब तो मुझे आप दौरे करते नजर आ रहे हैं, इससे पहले मुझे उनमें रहने वाले लोग शाकी नजर आए कि वहां पर काम नहीं होते, वहां पर तरक्याती काम ना होने के बराबर होते हैं। इसकी वजह क्या थी? देखिए, एक तो बहुत आपने खुद ही बता दिया कि बड़े अफसर जब वहां पे रहेंगे तो ऑटोमेटिक सारी गवर्नमेंट की तवज्जो वहां पे है, क्योंकि CM सेक्रेटरीट भी वहां पर है। बिल्कुल ठीक है, जो हमारे तमाम जजेस साहबान हैं उनकी 25 घरों उनके हवाले की गई है, उनकी भी रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो फिर INC ही करवाता है। ठीक है, बाकी सारे वो ही जाती है, वो ही जाती है। बाकी GORs की बात करो वहां पे नहीं होती। GOR 1 में तो देखें आप जाएंगे एकदम ही आपको माहौल ही डिफरेंट नजर आता है कि अच्छे बड़े अफसरान है तो बेहतर हो गया है। अब आ जाते हैं आपके जो टोटल लाहौर के अंदर 10 है रेजिडेंशियल कॉलोनी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हैं। GOR देखें तो 6 हैं। एक तो GOR 1 आपने बता दिया, एक GOR 2 भावलपुर हाउस है, पुराना है, बहुत पुराना है। एक GOR 3 है शादमान, ये भी जो आपका मेमोरियल फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ है। अब GOR 4 है, ये आपका कोठे पिंड, इसे खुशनुमा फ्लैट कहते हैं, गजाली फ्लैट, बहुत पुराने बने हुए हैं, आपने देखे हैं 90s के बने हुए हैं। GOR 5 जो है आपका जिना अस्पताल है, जिना अस्पताल के अपोजिट जाए तो उधर कोई 100 के करीब घर हैं, जिसमें कोई 20 के करीब शायद DC के अंडर भी हैं। और GOR 6 जो है वो आपका ये चिल्ड्रन अस्पताल के साथ है। अब ये 6 GOR हो गए, और इसके अलावा भी 4 रेजिडेंशियल कॉलोनी है। सबसे ओल्डेस्ट कॉलोनीज देखिए, वादत कॉलोनी, चिबुर्जी क्वार्टर, हुमा ब्लॉक और हैबिटेट, ये सबसे स्टार के पीछे हैं, ये कोई 10 के 12 घर ये भी हैं। तो ये 10 हैं भाई। तो अगर हमने एक के ऊपर तवज्जो रखी हुई है तो बाकियों का फिर वो उनके अंदर जो यही होगा ना यार, हमारा तो ये है। तो मेरा जब था ना कि मैंने कहा यार वो GOR 1 में तो चले, मैंने वहां पे डेवलपमेंट देखी है, जाके वहां पे हो रही थी, वो तो काम मेरी ड्यूटी थी, लेकिन बाकियों के ऊपर फोकस करना मैंने कहा कि नहीं यार, ये हमसे जाती हुई है, या मुझसे पहले वाले अफसरान थे, हमें नहीं अदाला करना है। तो चिबुर्जी आप देखेंगे तो 6 पार्क हैं वहां के अंदर, जो आप बड़ी ग्राउंड देख लीजिए, 7-8 साल से पहले वो मेट्रो ट्रेन होगी, फिर ऑरेंज लाइन मेट्रो आ गई, वो डंपिंग स्टेशन बना हुआ था। तो वो जो भी स्टे वगैरह था वो LDA ने बड़ी मेहनत की तो उन्होंने खारिज कराया, लेकिन वो LDA PHA के साथ मिलकर पिछले 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल 5 चक्कर मैंने लगाए हैं। रीजन क्या है कि मैं चाहता था या इन सारों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ, क्योंकि CS ऑफिस की कोऑर्डिनेशन बेहतर हो तो वो बाकी जो है ना LDA PHA में भी बात मान देते हैं। तो वो हमने कहा ग्राउंड खाली करें। आज आप अगर जाएंगे तो तमाम ग्राउंड की मशीनरी जो है वो एक कॉर्नर में कर दी गई है, उसके इर्द गिर्द वॉल बना दिए कि ताकि चोरी वगैरह ना हो। बाकी पूरी ग्राउंड PHA अगले महीने के अंदर 1 महीना टाइम उन्होंने लिया है, टेंडरिंग वगैरह प्रोसेस जो भी करना होगा, पौधे लगाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे 82 में अब्दुल कादिर यहाँ से निकला है। अब्दुल कादिर जैसा गुगली बॉलर जो था वो यहाँ पे खेलता था। तो वो कहते हैं ना, जिस कौम की ग्राउंडें आबाद हो उसके अस्पताल वीरान होते हैं। That is the reason हमारा जो बॉटम पे जाने वाली है ना बात, जो एक दो स्पोर्ट्स में भी मैंने आपसे जिक्र किया था, 1990 में तक पाकिस्तान 4 गेम में वर्ल्ड चैंपियन था, आज आप सालों में बॉटम पे हैं। रीजन इसलिए है कि आपने नर्सरी तबाह कर दी। दिस इज द नर्सरी। तो यार क्रिकेट के भी जो आपको चंद अभी कामयाबी नजर आई है, वो शायद आप समझें कि वो PSL की वजह से कुछ नया खून बीच में शामिल हुआ है, तो उस वजह से हुआ है। बिल्कुल, PSL की वजह से नया खून तो आया, लेकिन भाई वो 4 ओवर की गेम है। टेम्परामेंट कहाँ है, टेक्निक कहाँ है? जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जब ये चीजें ना हो तो वो चीजें आपको नर्सरी से ऊपर जब जाते हैं ना तभी आती हैं, टाइम लगता है। तो वो ग्राउंड के लिए ये कोशिश की, अल्लाह ने करम किया है कि काफी मेहनत हमने कर ली है, इंशाल्लाह 1 महीने 1.5 महीने में हो जाएगी। अब ये तो एक ग्राउंड एक हिस्सा था चिबुर्जी का, चिबुर्जी या पोंछ हाउस जिसे कहते हैं, उसके अंदर घर भी हैं, क्वार्टर 300 के करीब घर है भाई। बुरा हाल हुआ है, वो गलियां खराब। अब मैं गया पहले दिन, मैंने जब पैदल फिरा है, जब 42 डिग्री टेम्परेचर, याद भी ज्यादा महीना पहले, पसीने था, लेकिन सारे एक्सीडेंट जो साथ थे। मैंने कहा आप फिरोगे तो नहीं, जब तक निकलोगे नहीं ना दफ्तर से काम नहीं बनने वाला। जब वो कहते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ये AC के कमरे में बैठ के आपने फोन करके पूछ लिया कि भाई क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता जब तक आप फील्ड में ना जाएं। जब उनको फराया, उनको समझ आ गई कि यार ये उस तरह का अफसर नहीं है कि जो दफ्तर में बैठ के काम करेगा। दूसरा, मैंने एडिशनल सेक्रेटरी मेरा उस्मान है या डिप्टी सेक्रेटरी SO, उनकी ड्यूटी पहला विजिट अगर मेरा है तो वो फिर इन्होंने ग्रुप बनाया तस्वीर फॉलोअप के लिए।
अगले हफ्ते ये जाएंगे, तीसरे हफ्ते दोबारा मैं जाऊंगा। तो जब उनको ये नजर आ रहा है कि सेक्रेटरी ने अपना कुछ जाती काम नहीं करना, ये हमसे इन लोगों के लिए काम कराना है, तो वो मजबूर हो जाते हैं। दूसरा फिर उनके सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की, अच्छा ये चुबुर्जी हो गया, अब आ जाए वादत कॉलोनी। वादत कॉलोनी के अंदर 6 ग्राउंड तो देख लें, क्रिकेट ग्राउंड तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके बच्चों का चिल्ड्रन पार्क था, एक आपका गोल बाग है जो जहाँ पे फैमिलीज जहाँ पे वॉक करती हैं, टूटी हुई सड़कें थी उधर, ये हाल था। जिम, जो वादत कॉलोनी में एक ही जिम है सरकारी, वादत कॉलोनी की सबसे बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पर जिम का हाल देख के मुझे अफसोस हुआ, रोना आ गया था कि यार ये बच्चे जो है, हमारी नस्ल जो है, जब ये इनको ये मौका नहीं मिलेगा तो कैसे आगे जाएंगे। तो जिम का आप देखिएगा इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में हमने ये, मैं आपके इल्म में इजाफा कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ना बाई चांस मैं सिविल इंजीनियरिंग की हुई है यूईटी से ना, तो इंजीनियरिंग जब मैंने की हुई है तो मैं एक एक चीज डेवलपमेंट की जानता हूँ कि यार इसे सीमेंट कितना लगाया, रोड़ाई क्या है, इसके अंदर क्या लगाया। मेरे इल्म में इजाफा नहीं कर रहा, आपके पिछले इंटरव्यू में मुझे पता चल गया था। ठीक है, उससे ना बड़ा एडवांटेज है। अब वो जो इंजीनियर है, चाहे सब इंजीनियर हो, जो एक्सियन हो, उसको पता है कि इसको सब पता है, हम इसको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इसी वजह से जब मैं जाता हूँ तो उनको टारगेट देता हूँ, बेटा यही रिसोर्सेज होंगे, नो एडिशनल रिसोर्सेज, नो एडिशनल मैन पावर। अच्छा मैनेजर वो है जो इन्हीं रिसोर्सेज, वरना हमारा ना सरकारी मुलाजिम क्या कहते हैं, वो बजट ही नहीं है, वो भाई रिसोर्सेज ही नहीं है, ये मेन पावर बड़ी नकम्मी है, करप्ट है, नेग्लिजेंट है, वो क्या कहते हैं, लेथार्जिक है। अक्सर मैनेजर वो है जो उन्हीं से काम करवाए। तो मेरी कोशिश यही थी, अब वो जिम के हाल देखें, मैं गया, उन्होंने बैनर लगा दिए, यार मुझे बड़ा हुआ कि यार बैनर मेरा, मैंने वोट तो नहीं लेने हैं, तो मैंने उन्हें कहा नहीं बैनर उतार दीजिए, मैं आपके इस आबादी के लिए जितनी देर तक हूँ इंशाल्लाह काम करके दिखाऊंगा। चिल्ड्रन का पार्क देख लें या लेडीज पार्क देख लीजिए, जिम देख लीजिए, गोल बाग के साथ एक और पार्क है, वो क्रिकेट ग्राउंड है बी ब्लॉक, या एफजी पार्क है वो कब्रिस्तान के साथ है। ये तो पार्क्स हो गए जिसमें बच्चों की फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पीने का पानी साफ, फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए, भाई सफाई नहीं करते आप लोग। ये वो टैंक है इतने बड़े बड़े, मैंने पूछा भाई कब आखिरी दफा सफाई हुई थी, पता आपको जवाब क्या था, 1 साल पहले। ओहो, ये नेशनल और इंटरनेशनल ये है, इसका 3 महीने में सफाई होनी है, उसकी पूरी टैंकी की क्लोरीनेशन करनी है, पीने का पानी आता है यारो। जब तक हम ये अपना साफ पानी नहीं देंगे तो उनको समझ आ गई यार, इसको तो पता है। मैंने टारगेट दिया था जुलाई के महीने में, आज मैं दोबारा विजिट करके आया हूँ ये फैसल टाउन और हैबिटेट का, उनकी टैंकियां सफाई हो गई हैं, शुक्र है। लेकिन मैंने कहा भाई 3 महीने बाद ये होगा, फिल्टर जो है वो 2 महीने, वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो होते हैं जहाँ से लोग पानी भरते हैं, वो 2 महीने में आपके फिल्टर साफ होने चाहिए। वो फिल्टर मिलते हैं इनको, ये नहीं है कि ना मिलते हो, उनके बजटेड अमाउंट में देखा जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मेरी कोशिश थी कि ये कर दें। बाकी सिक्योरिटी है, आपको पता है, सिक्योरिटी हो जाए या फैमिलीज, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक जहाँ पे मैं रहता हूँ बहावलपुर हाउस GR2 में ओपन बना हुआ है, वो कच्ची बादी पीछे, वो लोग आते जाते हैं, ये वो बड़े वाकयात हुए थे, पर्स छीन के लेके जा रहे हैं, या वो खवातीन या फैमिलीज वॉक कर रही हैं, पीछे वाले भी महल्ले के आ जाते हैं, कोई बात नहीं है, जरूर बात करें, लेकिन अगर बाहर के लोफर लड़के आके उनका पर्स छीन के ले जाएंगे तो ये क्या बात हुई। तो इसके लिए आपने पुलिस वाले, वहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त रहते हैं, सीनियर भी हैं जूनियर भी हैं, लेकिन उनके घर को देखें, पूरा आपके सिक्योरिटी का एक पूरा लगा हुआ है। तो भाई जो ये जहाँ रहायशी कॉलोनी है, तो बाकी लोग क्या उस सिक्योरिटी नहीं उनके लिए चाहिए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, पुलिस वालों ने बड़ी उन्होंने मान लिया, गेट पे अपने बंदे दे दिए। साथ हमने जो है SNGAD वेलफेयर विंग से बंदे लेकर, उनके जो प्राइवेट पार्ट आता है तो उसका कोई नोट ही कर लो, ID कार्ड रख लो, पानी पीने के लिए लेने भरने आता है, आने दें, लेकिन उसकी कुछ शनाख्त जरूर होनी चाहिए, खसूसन रिक्शे या प्राइवेट गाड़ियों की। तो वो जरूर करनी शुरू की, उससे थोड़ा सा ना इस्तेमाल भी बढ़ा है और डेटरेंस भी कायम हुआ है। और जो लेडीज या फीमेल है ना, वो बड़ी खुश है यार, अब हम शाम को अगर वॉक भी कर रहे हैं अपने महल्ले के अंदर या आबादी के अंदर, तो हमें कोई खतरा नहीं है। अच्छा एहसान साहब, एक आपका फर्ज ये भी है कि PM एंड CM पोर्टल जो कि इसी हुकूमत के दौर में शुरू हुए हैं, उनका फॉलोअप भी मुतलका महकमों से चेक करें। लेकिन मुझे बार बार ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद एहसान भुट्टा साहब से हम पूछेंगे कि PM और CM पोर्टल पर जो दरखास्तें आती हैं सरकारी अफसरान, अहलकारों या महकमों के खिलाफ, उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी I&C एहसान भुट्टा। एहसान भुट्टा साहब से हम बात कर रहे थे कि जो GR1 तो वैसे ही
हमारे जो बड़े साहबान हैं, बड़े अफसरान हैं, उनकी रिहाइशगाह है, लेकिन बाकी जिवाज में जो हालात ख़राब थे, हमें खुद भी कई अफसरान से मिलने जाना पड़ता था, तो वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी हमें ख़राब नज़र आती थी, जो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। अच्छा भुट्टा साहब, ये जिम वगैरह तो आपने वहाँ पर जो वाहिद कॉलोनी में था वहाँ पर बन गया, तो बाकी भी जो आपके जीवार्स हैं वहां पे बनाने का इरादा है? जीवार 1 में बन जाएगा, उसका ना बताएं, बाकी का मुझे बताएं। ठीक है, उधर तो पीकॉम है। अब आप जीवार 2 में देखें, इन्होंने ना किसी जमाने में वहां पे टेनिस कोर्ट और स्क्वाश कोर्ट बना था, 10 साल हो गए बंद पड़े हुए। अच्छा, कूड़े और सारी जो पुराना स्टोर था वो स्क्वाश कोर्ट बना हुआ था। जीआर 3 शादबंद देखें, वहां पे भी ये दोनों चीजें सरकार के पैसे ने बनाई और बंद पड़े हैं भाई। जब वो जाके खुलवाइए, सफाई कराएंगे, आप जब काम करें ना नियत के साथ, तो बाई चांस हमारे जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है मेंगल साहब, वो स्क्वाश फेडरेशन के सदर भी हैं। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि यार तूने ये इतना काम कर दिया तो मैं इनका फर्ज मैं ठीक करा देता हूँ। देखिए ना, जब आप खुद नियत का काम करते हैं, दूसरे भी हेल्प के लिए आ जाते हैं। इसलिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी उनके अंडर आती है। उन्होंने मुझे जो है इनके राफिया काम अच्छा कर दिया। आजकल जो है इनकी डीजी हैं, तो उन्होंने जहां पे कूड़ादान नहीं थे वो उन्होंने कहा ये देंगे, और ये इनकी ना कोऑर्डिनेशन के साथ लोअर वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए, पीएचए हो जाए। डीजी पीएचए ने बड़ी हेल्प की है हमें ये सारे पास पूरा डेवलप करने में, तो ये कोऑर्डिनेशन के साथ बेहतर हुआ। अब आ जाते हैं दूसरा सवाल जिम के ऊपर। यार कितना अफसोस होता है कि अगर मैं पीकॉम का या जिमखाने का मेंबर हूं तो मैं ही वहां पे जाके कर सकता हूं, बाकी जो हमारे लोग हैं या हमारे मताते हैं उनका क्या कसूर है? तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चेयरमैन पीएनडी अब्दुल्ला संभल साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वो खुद खेलने वाले क्रिकेटर हैं, आपको पता है। उन्होंने जब ये मेरा देखा, उन्होंने कहा यार कोई स्कीम लेके आनी है, दिस इज द लास्ट डे, एक दिन पहले की बात है। उन्होंने मुझसे कहा एसएनजीडी में तू आ गया है, कोई स्कीम अगर आपने लेके आनी है इनके लोगों की भलाई के लिए तो वो आप बताओ। मैंने कहा सर एक स्कीम मुझे दे दें। कहते हैं क्या? मैंने कहा जिम और स्पोर्ट्स की ग्राउंड बनाना जाए बस। कहते हैं ठीक है, तू ये सुबह तक तेरे पास टाइम है। रात 10 बजे मुझे फोन किया, सुबह 10 बजे आखिरी दिन था कि आप स्कीम बना लो और इसको अपलोड कर दो, मैं अल्लाह के फजल से मंजूर करवा दूंगा। तो यही हुआ। तो 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ की स्कीम हमने 9 के 9 जिए, और जो बाकी हैं चाहे इसमें वादिद कॉलोनी है, हुमा ब्लॉक, आप जाके तो देखें, हैरान हो गया था मैं देख के, यार ये लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं? उनके बच्चों का हक नहीं है क्या? क्या वो एम्प्लॉइज नहीं है गवर्नमेंट के? इन्हीं महकमों, इन्हीं बंदों की मेहनत की वजह से आज ये महकमे चल रहे हैं या गवर्नमेंट चल रही है। तो हमें सबका जब तक ख्याल नहीं करेंगे तो तब तक आगे नहीं बनता। यही वो एक इमेज था या वही मेरी एक नीयत थी कि इन सारों को साथ लेके चले। हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब की गाइडेंस में, चेयरमैन पीएनडी ने गाइड किया, तो हमने एक स्कीम रख ली है। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में, वो डीजी स्पोर्ट्स को भी मैंने साथ में लाया, भाई तुझे पता है ये कौन सा इक्विपमेंट आना है, हमें हेल्प आउट कर दे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर आपके तमाम कॉलोनीज के अंदर ये तमाम ऑफिसर में जिम मौजूद होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि पीएम और सीएम पोर्टल पर जो शिकायत आ रही हैं उसके हवाले से आप उसके फॉलोअप को चेक करते हैं। पीएम पोर्टल पे और सीएम पोर्टल पे कितनी शिकायत कुछ अंदाजा है आ चुकी, कितनी को एड्रेस किया गया, कितनी पेंडिंग है? अच्छा, ऐसा है कि पीएम पोर्टल जो है ना वो बेसिकली डायरेक्ट डिपार्टमेंट का निगरान होता है। जो कंप्लेंट उनको आती है वहां पे लोग अपलोड करते हैं, वो डायरेक्ट उनको दिया हुआ पासवर्ड वगैरह। लेकिन सर आप फॉलोअप करते हैं कि एंटरटेन किया गया कि नहीं? अब उसमें ना एक फॉलोअप, यही तो इम्पोर्टेंट चीज थी। बाय चांस वहां से आया, डिपार्टमेंट को चला गया, कई कंप्लेंट है। अब ये आपने 2 या 3 बड़े मशहूर वाकया तभी देखे हैं। शिवाज गिल साहब गए फैसलाबाद, एक बेवा जो थी उसको 5 साल से वो पेंशन नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, वो किसके पास आई? हमारे पास शिकायत आई कि यार ये इसने अप्लाई किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो इसका मामला देखें। हमने कमिश्नर को कहा और स्पेशल 2 दिन दिए कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट हमें चाहिए। जब फैक्चुअल रिपोर्ट आई, रोंगटे वाकई खड़े हुए हमें कि यार एक बेवा क्या है जिसका खामन 2017 में फौत हो चुका है, उसको आप पेंशन देने के लिए कभी एक डिपार्टमेंट इधर लिखता है, कभी इधर लिखता है कि ओएसडी की सीट क्रिएट करनी है, या ये पीएचए में थी मुलाजमा या कॉर्पोरेशन की मुलाजम था, तो ये हम नहीं कर सकते। तो जब हमने वो फॉलोअप किया तो आपने कहा 5 दिन के अंदर उसको 14 लाख का वो चेक भी देने पे हो गया। इस तरह के जो केसेस आते हैं वो हमें डायरेक्ट बता देते हैं कि इसमें आप खुद देख लीजिए, बाकी जो डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हमने ना फॉलोअप का एक मैकेनिज्म किया, वो ये था कि जब मैंने आया तो मैंने देखा चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा यार यहाँ पे थोड़ी सी हमारे से कुताही हो रही है, इसको अच्छा चेक करो ना। जब हमने चेक किया, तमाम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को, उनके फोकल पर्सन है, उनकी एक मीटिंग बुलाई। मैंने कहा भाई ये 1 हफ्ते के अंदर ये टाइम होता है, 3 दिन के अंदर आपको वो येलो रिमाइंडर मिलेगा और 1 हफ्ते के बाद रेड रिमाइंडर मिलेगा कि आपने काम नहीं किया उस शिकायत पे, स्टाइल पे। वो जब ये क्रिएट हो गया, एस्केलेटेड और सुपर एस्केलेटेड की बात कर रहा हूं मैं, तो वो फॉलोअप की वजह से बहुत सारा मामला अच्छा हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंक्वायरीज। आप जानते हैं ये रेगुलेशन विंग जो है वो तमाम महकमों के ऊपर जो रेगुलर पीडा की या दूसरी इंक्वायरीज होती हैं वो होती हैं। आप 4000 इंक्वायरियां पेंडिंग है भाई।
अच्छा। सरकारी मुलाजमों की 36 महकमों के 4000 मुलाजमों की इंक्वायरियां पेंडिंग चली आ रही हैं। तो वो एक ना हमारे पास सिर्फ एक आता था, एक कागज रेगुलेशन विंग ने कि ये इस्लाम महकमे की 2000 इंक्वायरियां पेंडिंग है, जिसमें पुलिस सबसे बड़ा महकमा है ना, एजुकेशन है। अच्छा, वो इंक्वायरियां पेंडिंग है। तो जब हमने देखा पीडा एक्ट के अंदर तो 90 डेज में इंक्वायरी मुकम्मल करनी है। बिल्कुल। तो आपके पास उसमें से 19% आउट ऑफ, अगर मैं 100 इंक्वायरियां कहता हूं तो 19 इंक्वायरियां वो थी जो पिछले 2-2 साल से पेंडिंग थी। तो वो फिर हमने सीएस साहब को बताया और उन्होंने एक मैकेनिज्म रखा है कि ये इंक्वायरियां जो है रेगुलेशन विंग जो महकमे है उनको बुलाया गया है, उनके सेक्रेटरी साहबान को या एडिशनल सेक्रेटरी को, आप आए हमें बताएं कि ये आप क्यों नहीं करते। तो वो फिर चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा था कि सर आप ना सेक्रेटरी मीटिंग एक लिया करें, उसमें इनको बताएं कि ये बेसिकली आप पेंशन ये जो है ना, ये इंक्वायरी भी एक जिसके खिलाफ इंक्वायरी है ना, उससे पूछें उसका हाल क्या होता है। बेशक उसका गुनाह होगा नहीं होगा वो डिफेंड कर ले, लेकिन यार वो जो रूल जाते हैं ना, एक तो पैसा चलता है, कई दफा एक रूल जाते हैं कि यार 2-2 साल ना प्रमोशन होनी है, वो पेंडिंग पता नहीं क्या ने की कर देता थी, तो इंक्वायरी लग गई है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेंशन रोकना। पेंशनरी केस जो वो भी जो है ना तमाम डिपार्टमेंट्स के चीफ रेगुलेशन विंग इकट्ठे करता है, उसमें ये 6-6 महीने से ज्यादा लोग रिटायर हुए हुए हैं और पेंशन नहीं मिल रही। तो ये 2 ऐसी चीजें थी जो हर सरकारी मुलाजिम चाहे ऑफिसर है या ऑफिशियल है उसके लिए मजबूरी बनती है। तो हमने कोशिश ये की है कि उसको स्ट्रीमलाइन करें, उन तमाम ऑफिसर को जिनकी ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरियां पेंडिंग थी, 6 महीने की से ज्यादा या पेंशन पेंडिंग थी, उनको बुला के एक दफा कहा गया, अब उसमें काफी बेहतरी आई है। और ये जो पोर्टल के हवाले हाँ, से इसके हवाले से बताएं कि इसके आपके फॉलोअप की वजह से कुछ बेहतरी आई, खुसूसन पुलिस के हवाले से कि शिकायत आम पब्लिक को पुलिस के हवाले से बहुत ज्यादा है। ये है, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है ना, ये बेसिकली ये करप्शन या इस चीज़ क्यों नहीं करता। ये जो है ना, ये बेसिक कोई अगर काम नहीं हुआ या इस तरह की शिकायत हैं, वो अब इन्होंने एक नई एप्लीकेशन बनाई है PITB के साथ मिलके, उसमें वो करप्शन वाली जाती है, वो शायद हम नहीं देखते, वो आप नहीं देखते। वो हम नहीं देखते। अच्छा, एक आपकी और जॉब है कि ये जो खिदमत आपकी दहलीज पे हुकूमत ने शुरू की सर्विस, इसको भी आप देखते हैं। जी जी। उसके हवाले से मुझे बताएं कि क्या लोगों की दहलीज पे खिदमत पहुंच रही है। सबसे पहले तो हमारा रिजर्वेशंस हैं LWMC की कारकर्दगी के हवाले से कि पिछले 1 साल से जब से तुर्क कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, यानी इस रवा साल से हम देख रहे हैं कि सफाई के मामलात उस तरह बेहतर नहीं हो सके। तो इस सर्विस को भी आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ बेहतरी आई? इसी तरह अगर वासा के हवाले से देखें तो अब बहुत से इलाकों से शिकायत आनी शुरू हो गई है। खुद मेरे इलाके में शिकायत है कि पानी बहुत, यानी कि उसकी शॉर्टेज होती जा रही है। इस तरह दीगर सहूलियात के हवाले से आप उसको देख रहे हैं, आप बताएं कि क्या उसमें कुछ बेहतरी आई है? अच्छा, ये जो है ना खिदमत आपकी दलील पे इसके ना 3 हफ्ते पहले शुरू की गई। हर हफ्ते का एक टारगेट था। पहला हफ्ता जो था सफाई के लिए था कि सफाई वगैरह करें, जिसमें आपने कहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लोकल गवर्नमेंट का ही महकमा करता है। दूसरा हफ्ता जो था सैनिटेशन और सीवरेज के लिए था, ये बादशाह और ये जो बाकी साथ करते हैं ये आप कारपोरेशन वगैरह ये करें। और तीसरा हफ्ता था ये प्लांटेशन के लिए। अब जब इसकी थोड़ी कामयाबी हुई, अब मैं इसको ना दोनों चीजें बताऊंगा कि क्या नाकामी है, क्या कामयाबी है और नाकामी से हमने क्या सीखा। तीसरा हफ्ता वो मैंने आपको बता दिया प्लांटेशन होगी। जब हमें देखा ओवरऑल इसका इंपैक्ट अच्छा है, लेकिन वो ना बाय चांस ना हम जब ये एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ते हैं ना तो नंबर गेम में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, कि इतनी एक्टिविटी हम सबसे ज्यादा करेंगे तो हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी। अब 2-3 डिस्ट्रिक्ट के नाम ले भी सकता हूं मैं, या रहने देते नाम ही लेते। वो 3 ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जिनकी ना जब आप वो एप्लीकेशन पे देखें एक्टिविटीज, नंबर ऑफ एक्टिविटीज 4-4 लाख से ज्यादा हो गई। तो भाई तो कंप्लेंट जो आई थी वो दरअसल कहाँ है, या फिर इनवैलिड क्यों है? इनवैलिड से मुराद ये था कि सुने हम पाकिस्तानी है ना, हर एक जुगाड़ लगा लेते हैं। जुगाड़ है ना, इधर उसने सफाई की ना, यहाँ पे कूड़ा फेंका, सफाई की, फोटो खींची, 1 मिनट बाद, 1 नहीं 5 सेकंड बाद दोबारा फोटो आ गई कि रिड्रेस हो गई है। ये कभी हुआ? कंप्लेंट ऐसे नहीं होती। इसका मतलब था कि उन्होंने खुद ही वो काम किया और उसके ऊपर लगा के कर दिया कि हमारी एक्टिविटी भी हो गई है और नंबर। तो ये वाली चीज में जब वो PITB की जो है उसने इस बारे में काफी उन्होंने हेल्प आउट किया। टेक्निकल लोग हैं, इन्होंने CS को जब ये ब्रीफ किया 2 हफ्ते की कारकर्दगी, उसमें ये सारी चीजें पकड़ ली। तो फिर उन डिस्ट्रिक्ट के DC और कमिश्नर्स को हेड बनाया हुआ, उन्हें जब ये बताया गया उन्होंने माना कि हाँ ये गलती है, हम इसको इस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सके थे, लेकिन अब आइंदा से हम करेंगे। तो वो काफी रिड्यूस हुआ है। अभी भी बड़ा फर्क है कि आप खुद तो एक्टिविटियां डिपार्टमेंट कर रहा है वो आप लगा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ना मैं ये देखा है यार, ये मेरा इनफॉर्मल है, शायद मैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बोलूंगा, इनफॉर्मली मेरा जो तासुर है ना, हम ये फोटो सेशन में पड़ गए।
ये जो एप्लीकेशन से पता चलता है बेहतरी आती है कि वो आप वो राजनपुर में क्या काम हो रहा है, वो क्या प्राइस चेक हो रही है। लेकिन ना वो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है डीसी या डीपीओ या बाकी कोई अफसरान है ना, भाई वहां जाना है, फोटो खींचनी है और ग्रुप में अपलोड कर देनी है, काम खत्म हो गया। तो वो शायद फोटो सेशन ज्यादा होने से ना तो कई दफा मामला खराब भी होते हैं। लेकिन एक इसकी हकीकत यह है कि वो जो डायरेक्ट आती हैं कि एक्टिविटी हुई है नहीं हुई, दोनों बात। अब आ जाएंगे, अब ये हमें पता चला इसकी कमजोरी को अब कैसे किया, उनको सबको पता चल गया यार पीआईटीबी के पास ये पूरा मैकेनिज्म है, वो आपको डिटेक्ट कर देता है, इसलिए कच्ची चीज नहीं करनी, एक्टिविटीज कम कर दी हैं उन्होंने, लेकिन जो हो रही है कंप्लेंट वो रिसर्च पे ज्यादा चले गए हैं, आगे बढ़ी जा रही है। तीसरे बड़े क्रिटिकल 2 हफ्ते होते हैं जिसमें पूरे शहरों के अंदर गंद आता है, उसको सफाई करना और ईद के ऊपर जो पहले मवेशी मंडियों का ज़िबा करने का। तो ये इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्पेशली कमिश्नर्स को जब मीटिंग की है उन्होंने कहा ये आप इसके ऊपर फोकस करें, और लोकल गवर्नमेंट इसमें मेन डिपार्टमेंट है कि लोकल गवर्नमेंट का अब आ जाते हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर। मैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तो नहीं हूँ, लेकिन लाहौर में रहा हूँ काफी अरसे से, आप भी हैं, मैं भी रहता रहा हूँ। वाकई फर्क पड़ा है, काफी खराबी आई है जब वो कंपनी से हुआ, लेकिन उसकी 2-3 बेसिक वजह थी। एक तो भाई वो मशीनरी नहीं है, फिर वो बंदे जो थे वो पुराने थे तो वो बंदे छोड़ गए, ह्यूमन सोर्स नहीं थी। तो ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो अब मौजूदा हैं मेंगल साहब, तो ये डीसी लाहौर भी रह चुके हैं। हाँ। इनको ये बड़ा एडवांटेज है, डीसी फैसलाबाद, हाँ डीसीओ लाहौर और फैसलाबाद 2 बड़े शहरों के रहे थे, इनको ये अंदाजा था कि यार प्रॉब्लम कहाँ है। तो उन्होंने बेसिक चीज यानी कि मशीनरी नहीं लेने पे इक्विपमेंट ले लें, ये जो कूड़ेदान वगैरह है ये हो जाए, रिपेयर मेंटेनेंस करवा लीजिए, ये ह्यूमन रिसोर्स दे दें डेली बेसिस के ऊपर। तो वो डेली जब अमला पूरा कर दिया तो अब आप देखेंगे ये जो मौजूदा डीजी आजकल एक्टिंग डीजी है राफिया तैयबा है, आप उसका इंटरव्यू करें तो एकदम हालात बेहतरी पे जा रही है। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं, नो, लेकिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक भुट्टा साहब, उसमें मैंने इससे पहले जो इमरान सुल्तान साहब थे इस LWMC के, उनके इंटरव्यू मैंने 2 बार किए। एक जो चीज लैक कर रही है कि जो हमने कंपनी से मुआहदा किया था उसके बाद हमारी अपना पोटेंशियल खत्म हो गया था। जैसे ही वो कंपनी गई, ना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स था स्किल्ड, और ना ही हमारे पास उस हिसाब से मशीनरी थी। तो उसके हवाले से मुझे इमरान सुल्तान साहब ने बताया था कि कोई मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप कर रहे हैं, वो कहां तक पहुंचा? ये मैंने कल ही मेंगल साहब का आपके चैनल पे या किसी और चैनल पे इंटरव्यू चल रहा था, उनका 1.5 अरब की इन्होंने प्रोक्योरमेंट की है जो जुलाई के मिड में या एंड पे आ जाएगी। ये मशीनरी खसूसन डंपर वगैरह ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्टर से कूड़ा उठाएं, जितनी उस जोन में तकसीम कीजिए जो स्किल्ड है वो, हाँ स्किल्ड है। फिर वो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स तो ले ली है वो डेली वेजेस के ऊपर, तो उनको थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह देना और रवैया उनका बेहतर करना ना। बाय चांस ना हम एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट देख लें, सरकार की नौकरी में आ जाए ना तो वैसी लथार्जी हो जाती है, तनख्वाह तो मिल ही जानी है, काम करिए ना करिए मेरे तो जेब में पैसे आई जाने हैं। इसलिए चेक एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं बार बार कहता हूँ, फॉलो अप करें जो भी वो ह्यूमन सोर्स है, अगर आपका चेक एंड बैलेंस अच्छा हो जाए तो वही बंदा काम करेगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप फॉलो अप करते रहेंगे। मुझे बार बार एक ब्रेक आ जा रहा है, ब्रेक के बाद आपसे मजीद सवालात भी बात करेंगे। एहसान भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी I&C एहसान भुट्टा साहब। इनसे हमने अब तक तो इनके अपने डिपार्टमेंट से बात की कि इनके अपने डिपार्टमेंट में ये आजकल क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा इनके साथ पहला तारुफ हुआ था बतौर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, और उसके बाद दूसरा तारुफ था बतौर सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी आर्काइव्स। भुट्टा साहब, स्पोर्ट्स के हालात भी आपके सामने हैं और आर्कियोलॉजी के भी, तो अपने वो महकमे याद आते हैं। वो जो प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए थे, क्या अभी भी इन टच रहते हैं या खैर बात कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों महकमे जहाँ भी मैंने काम किया मेरे दिल में है आज भी। स्पोर्ट्स इसलिए कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ, यूटी में भी क्रिकेट हार्ड बॉल से खेलते रहे हैं, तो वो मेरा आज भी उतना ही पैशन है स्पोर्ट्स के वाले से। अभी ये चूंकि अब मैं देखता हूँ कैबिनेट कमेटी में कैबिनेट की मीटिंग वगैरह है, तो अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी मंजूर हुई है, तो बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि उस वक्त इनिशिएटिव मैंने की थी। तो एक बड़ी खुशी की बात है, मिनिस्टर स्पोर्ट्स और जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं उनको मैंने शुक्रिया भी अदा किया, मुबारकबाद भी दी कि यार ये आज पॉलिसी बन गई है, तो अल्लाह ने करेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। आ जाते हैं अब आर्कियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है यार, वो जो मैंने सीखा है ना या देखा है इस महकमे में आके, टूरिज्म में आके, वो आपके दिल में पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब की जान है ना, वो आर्कियोलॉजी है, हेरिटेज है। उसको अगर आपने, जिससे हमने एफर्ट की थी और दुनिया में एकदम
आपको पता है वॉल सिटी वाले भी एक दफा घबरा गए थे कि ये क्या होगा। वॉल सिटी के हाथों से आपने उसको बचाया, शालामार बाग को ना, वो था, नहीं तो वो उनके हाथ। जहांगीर का मकबरा, नूरजहां का मकबरा। हाँ। तो वो लिशारी साहब तो मेरे टीचर भी हैं, लेकिन एक दफा वो भी घबरा गए, यार ये तो महकमा को बहुत ज्यादा मतलब इन्होंने काम कर लिया है, लेकिन वो अभी भी मेरे दिल में है। अभी आप हैरान होंगे, एक नंदना फोर्ट आपने देखा था, प्राइम मिनिस्टर ने इफ्ताह किया था, तो उनको वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी डीसी से, वो काम ही नहीं शुरू हुआ। तो फिर जब इन्होंने मुझे एक फोन किया, मैंने कहा कभी कोई इशू है, देखिए मैं कोऑर्डिनेशन ऑन सीएस के बिहाफ पे करता हूं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मैंने पूछा, उन्होंने कहा यार जो भी आपको महकमा कोई रिक्वेस्ट करे तो आपने फौरन उसकी मदद करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर वो महकमा जो है गर्मी बड़ी है लेकिन पैसे भी रिलीज हुए हैं, काम ही नहीं शुरू हो रहा। तो डीसी जेएलएम को बकायदा मैंने फिर फोन किया कि मुझे 2 दिन के अंदर काम चाहिए और तस्वीरों के साथ मुझे एग्जैक्ट चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को सीएस साहब ने ब्रीफ करना है। तो वो काम शुरू हो गया। तो ये देखें ना, ये मैंने उन्हें यही कहा। या ये आप दूसरी मिसाल ले लें, मुल्तान का म्यूजियम। मैं जब आया था, मैं आखिरी मेरा दौरा ही मुल्तान का था, जिस दिन ट्रांसफर होकर मैं इधर आ गया, तो उस दिन कमिश्नर मुल्तान बैचमेट भी हैं, बड़ा भाइयों की तरह है, उसने मुझे जगह दे दी कि ये सरकारी जगह आपके लिए कर रहे हैं, और स्कीम भी मंजूर हो गई। वो चेयरमैन पीएनडी ने वो मंजूर कर दी, मैं अब जो मौजूदा सेक्रेटरी उन्होंने मंजूर कर ली। अब हुआ क्या, 1 महीना हो गया है मुझे आए हुए भाई, वो जो कमिश्नर कहता है मैं तो जगह देने को तैयार हूँ, मैं लेटर ही नहीं लिखता। अच्छा। तो फिर मैंने इनको आरकेली जी को या सेक्रेटरी टूरिज्म को रिक्वेस्ट की 3 हफ्ते के बाद, भाई वो आप ही के मेरे लिए म्यूजियम नहीं बन रहा। मुल्तान जैसे कदीम शहर में अगर म्यूजियम नहीं है और वो गवर्नमेंट देना चाहती है तो आपको क्या एतराज है, तो लेटर तो लिख दो। भी वो लेटर लिखा है। अब वो फिर SMBR साहब के पास वो जो जमीन अलॉटमेंट का लेटर होता है वो चली गई फाइल, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है ऑन बिहाफ ऑफ, चाहे चीफ सेक्रेटरी कह लीजिए, लेकिन वो मेरा प्यार है, मोहब्बत है इस महकमे का, जिधर मैंने काम किया था। तो मैंने कहा था कि आप ये जगह अलॉट कर दें। SMBR साहब कहते हैं इंशाल्लाह हम हफ्ते के अंदर कर देंगे। तो आप फिर स्कीम इसकी बना लें, स्कीम अप्रूवल हो गई है, ADP में आ गई है। तो मकसद यही है कि ये जो हेरिटेज हो या स्पोर्ट्स हो, ये ऐसे महकमे थे जो पीछे पीछे से हैं। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है, शायद मेरा पर्सनल भी है, आप उसे स्वाग भी करें या ना करें, ये महकमे जो है ना, किसी भी दुनिया जो मुल्क है ना और नेशन को, ये 2 महकमे उठाते हैं, कल्चर, हेरिटेज और स्पोर्ट्स। अगर इस पे आपका अच्छा फोकस है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लानिंग अच्छी है ना, तो फिर हम बहसियत कौम आगे जा सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अच्छा भुट्टा साहब, इसमें एक चीज और हमें बड़ी तकलीफ दे कि पंजाब का इतना रिच कल्चर, यानी कि जो इस खत्ते के 2 कदीम तरीन मकामात हैं, एक पंजाब में एक सिंध में, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा भी अभी तक हमारे यानी वो जो ग्लोबली एक्नॉलेज नहीं हो सका, उसको टेंटेटिव लिस्ट पे है, नहीं है। उसके बाद इतने हमारे यानी कि कदीम मकामात, द्रावड़ फोर्ट और पता नहीं कौन कौन से मकामात हैं जो अभी तक उनकी उस लिस्ट पे नहीं है। लाहौर का मेरे ख्याल में अभी तक शालामार बाग भी उनकी लिस्ट पे नहीं शालामार है। शालामार है लाहौर में कोई एक बड़ी बादशाही मस्जिद भी उनकी वो टेंटेटिव पर है, वो नहीं है। और वो बादशाही मस्जिद जो है वो 17वीं सदी के लास्ट क्वार्टर में बनी हुई है, यानी उसको होना चाहिए था। तो क्या वजह है अभी तक हम इतने पीछे क्यों हैं? वो एक तो रीजन ये है कि ये 1990 की दहाई तक ये हमारे 6 जो मॉन्यूमेंट से ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में परमानेंटली आ गए। उसके बाद उन्होंने ना क्राइटेरिया सख्त कर दिए। वो क्राइटेरिया सख्त करने में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, भाई इसकी देखभाल आप कैसे करते हैं, एज ए गवर्नमेंट, एज ए स्टेट की जिम्मेदारी है, तो आप कर भी रहे हैं कि नहीं। अब हम जो बदकिस्मती से आप गौर करें तो हमने ना उसको ज्यादा लोग आने के लिए या टूरिस्ट ज्यादा लाने से वो चीज खराब हो जाती है। तो ये बैलेंस रखना था ना, तो बैलेंस नहीं किया। 7 दिन के लिए आप अगर शाही किला खोल देंगे, वो तो वो जो है ना कंजर्वेशनिस्ट और जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इसके एंटी हैं कि आपने हेरिटेज को तबाह कर रहे हैं, इसकी काम बचत नहीं कर रहे। बेशक वहां पे बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आप उसकी ना मसलसल इसकी जो वैल्यू है ना, वो सॉरी कंजर्वेशन वो करते रहें। अब वो बदकिस्मती से आर्कियोलॉजी डायरेक्टर को इतने फंड नहीं मिलते थे। वॉल सिटी के पास उनकी अथॉरिटी है, उनके जितने पैसे इकट्ठे होते हैं वो उधर ही खर्च कर लेते हैं। और फिर वो नॉर्वे हो या डिफेड हो, मतलब नाम है और है लिशारी साहब का, उन्होंने भी मदद की तो उन्होंने काम चला दिया। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो पैसे हैं, मैंने आपको शायद जिक्र किया था, हेरिटेज फंड बना हुआ है, 2005 का फंड बना है, पैसे उसमें जमा हुए 800 मिलियन से ज्यादा अमाउंट है। तो उसकी स्कीम में तिरले कर गया।
तो 4-5 महीने से मैंने सीएम साहब को रिक्वेस्ट की थी कि ये मीटिंग कर लें, वो बजट आ गया, इलेक्शन आ गए, जो भी चीज़ें थी वो मीटिंग नहीं हो सकी। अभी भी मेरा मौक़िफ़ यह है कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने फंड से नहीं कर सकती। वो जो आपके पास हेरिटेज फंड के पैसे मौजूद हैं, काइंडली चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिकमेंड की हुई है स्कीमें, सीएम साहब अगर उसको एज ए हेड के तौर पर मीटिंग करके अप्रूवल दे देंगे तो ये डिपार्टमेंट अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मीडिया, माशाल्लाह आपने और बाकी भी हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ी हेल्प की है इसको प्रोपोगेट करने में। लेकिन इसको प्रोपोगेट करके एक जगह पे रोक देना नहीं होता, उससे आगे जाना होता है। तो जो टूरिज्म हो या हेरिटेज हो या हिस्ट्री हो, इसको मुसलसल आपने लेके जाना है। इसमें मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि ये अगले साल पाकिस्तान की माशाल्लाह डायमंड जुबली आ रही है, 75 साल पाकिस्तान को होने लगे हैं, 75 ईयर। कैबिनेट डिवीजन ने अभी हमें एक लेटर लिखा कि तमाम सूबों को, गिलगित और आजाद कश्मीर को, कि आप अपना प्रोग्राम दें। पंजाब का सबसे बेहतर आया और उनको कैबिनेट सेक्रेटरी ने मिनट्स लिखे हैं, उसमें पंजाब की एसीए साहब मीटिंग को चेयर करती हैं, लेकिन मैंने भी उसमें अपनी थोड़ी सी जवाब दे दी कि मैंने उन्हें कहा टूरिज्म हेरिटेज के साथ फंक्शन मिला के करें, कल्चर डिपार्टमेंट ने करें। तो वो जब हमारी प्रेजेंटेशन बनी, इज द वन ऑफ द बेस्ट वन, और कैबिनेट सेक्रेटरी का बाकी सूबे भी इस तरह की आप करें। तो उम्मीद है कि चूंकि गवर्नमेंट उसमें है, थोड़ा सा हमारा भी एक्सपीरियंस हो गया है, और ये जो मेहनत कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब नए आए हैं, या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है या कल्चर वाले हैं, वो मेहनत करेंगे और इसी को हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है, पोर्ट्रे करेंगे। 75 साल की हो तकारीब, या अगला जो 14 अगस्त आ रहा है 74th वाला, इसकी तकारीब हो, तो अपना कल्चर जब तक हम नहीं दिखाएंगे अच्छे तरीके से, अपनी नस्लों को नहीं दिखाएंगे, तो हम आगे नहीं जा सकते। यही मेरी आपके तवज्जो से, मीडिया के भाइयों के तवज्जो से हमेशा से रिक्वेस्ट यही होती है, और आप हेल्प भी करते हैं हमेशा, कि अपनी नई नस्ल को अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपने जो है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की उनको तरगीब दें। अच्छा भुट्टा साहब, एक चीज और, आजकल हम देख रहे हैं कि तुर्की के कुछ ड्रामे बड़े कामयाब हुए, बल्कि लॉकडाउन में तो लोगों ने अर्तगल के कई सीजन देख डाले। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने तनकीदी नजर से देखा, और मैंने देखा कि उस ड्रामे में अपनी हिस्ट्री और अपना कल्चर, इसको प्रोपेगेट करने के अलावा मुझे कोई बड़ी चीज़ नज़र नहीं आई। अगर मैं बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट देखूं तो ओटोमन एम्पायर जो थी वो सुलेमान के 1566 में मरने के बाद वो जवाल का शिकार हो गई थी। यानी 1566 हमारा तो 1707 में औरंगजेब के बाद जवाल हुआ, उनका हमसे पहले शुरू हो चुका था, तकरीबन 125 साल पहले। लेकिन बुनियादें बड़ी मजबूत थी, इसलिए देर लगी। लेकिन वो जिस तरह प्रोपेगेट करते हैं, बदकिस्मती से हमारा जो एंटरटेनमेंट साइड का मीडिया है वैसे प्रोपेगेट नहीं कर सका। कि हमारे यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसी एपिक सीरियल या कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी। क्या आप नहीं समझते कि पीटीवी को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे उसने कभी बनाए ड्रामे, शाहीन बनाया, लेकिन उसमें भी वो गरनाता साइड के जो मुजाहिदीन थे, बिल्कुल उनका भी दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ का मुझे अभी तक, उसके बाद वो एक उसका चंगेज खां के दौर में जलालुद्दीन ख्वारिज़मी का बनाया, लोकल इश्यूज पे हमने, जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने लड़ी, उसके बाद कनवाहा की लड़ाई बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ी, इसके बाद कई ऐसी जंगें हुई जिनमें यानी कि हमारे हीरोज उभर के सामने आए। अगर हम सिर्फ मैसूर के देख रहे हैं, टीपू और हैदर अली, उनके ऊपर बन सकती है। आप नहीं समझते कि हमारा जो सरकारी एंटरटेनमेंट चैनल है वो भी इसमें पीछे रहा, उसको करना चाहिए था? ऐसे ही ऐसे ही देखें ना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। एक हमारा सरकारी पीटीवी ने माशाल्लाह जब ये स्टार्ट हुआ है 64 से लेके ऑनवर्ड, इसने बहुत तरीकी वगैरह, हम खुद बचपन में, आप भी देखते रहे, मैं भी देखता रहा, इनको देख के हमें जवान हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं। लेकिन लोकल कोई भी नहीं था, लोकल नहीं था, इंटरनेशनल बनाया ड्रामा। बात ठीक है। तो वो है कि इसमें ना तहकीक याद रखें, हम ना शॉर्टकट मारे कि कमर्शियलिज्म ज्यादा आ गया, लव स्टोरी आएगी, विलन आएगा तो ये देखेंगे लोग, डांस गाने भी आ जाएं। नहीं तो मैंने जो देखा है अर्तगल, और अभी मैं उस्मान को भी देख रहा हूँ, उसमें हिस्ट्री बहुत कम है, ज्यादा ड्रामा है। ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है वो बहुत कम है, उसमें ड्रामा बहुत ज्यादा सजाया गया है। तो वही बात है कि ड्रामा अच्छा है कि अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को, उनकी नजर रहे कि यार इसमें कोई इंटरेस्ट भी चीज है, लेकिन हिस्ट्री के साथ मैच करें ना, बैलेंस कर लें। बैलेंस बहुत अच्छा वो है, वो बदकिस्मती से हमारे मुल्क के आजकल मैं जो ड्रामे देखता हूँ, तमाम चैनल्स हैं, वो सिर्फ कमर्शियलिज्म और लव स्टोरी उसके ऊपर तल्लकात पे। और मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ था कि आपको वो कल्चर नहीं है जो ये दिखा रहे थे,
कि एक शादी होगी, उसके दूसरा कोई आ रहा है हस्बैंड, या तीसरा मतलब दूसरे के मर्द के साथ कुछ मास्का चल रहा है, इस तरह की स्टोरियां चलती रही हैं। और मुझे एज ए, आप मुसलमान हैं या हम भी बहन भाइयों वाले घर में बच्चियां हैं हमारे भी, नहीं होना बड़ा चाहिए। क्या अगर एहसान भुट्टा साहब को कभी सेक्रेटरी कल्चर की अपना जिम्मेदारी सौंपी गई तो आप इस तरफ कदम उठाएंगे, कदम बढ़ाएंगे? क्यों नहीं जी, ये देखें, ये जो मुल्क है ना, हमारा ही मुल्क है, हमने ही इसमें बेहतरी करनी है। और जो मैंने आपको जिस भी महकमे में रहा हूँ ना, 3 चीजें ही मेरी हमेशा रही हैं। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, या डिफरेंट ने नहीं सिखाना, ना तुर्की वालों ने नहीं सिखाना, ठीक है। हमने अपने ही चीजों से सीखना है और 3 इसके पहलू रखने। नंबर 1 प्रॉपर प्लानिंग, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना। प्लानिंग अच्छी होगी ना तो सारी मसाइल आपके ठीक हो जाते हैं। नंबर 2 है मोटिवेशन। आपका यही जो स्टाफ है, ह्यूमन रिसोर्स है, यही होगा, यही आपके आर्टिस्ट हैं, यही आपके गाने वाले हैं, उनको सिर्फ थपकी दे दें। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। अगर आप वो देंगे तो ये देखें तो कहां से क्या कर देते हैं। तीसरी जो होती है स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस, जो चीज आपने दी है वो कर भी रहे हैं, मॉनिटरिंग सुपरविजन, हर वक्त उसको देखें, जो काम कर रहे हैं स्ट्रिक्ट फॉलोअप होगा ना। ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो किसी भी महकमे में हो, चाहे वो कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, टूरिज्म हो या IMC हो, हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भुट्टा साहब, एक बार फिर आपके कीमती वक्त का और आपकी कीमती आरा का। नाजरीन, काम कोई भी मुश्किल नहीं होता अगर आपने करने का इरादा कर लिया, और अगर आपका इरादा ही करने का नहीं तो आप यकीन जानिए कि काम सब ही मुश्किल हैं। जैसे कि इन्होंने अभी भुट्टा साहब ने बताया कि टूरिज्म में इन्होंने काम किया, स्पोर्ट्स में काम किया। मुझे याद है टूरिज्म में इनके दौर में जितना काम हुआ और जितने ये इनिशिएटिव लिए गए, उससे पहले ये एक OSD पोस्ट समझी जाती थी, या आप समझ लें पंजाबी कहते हैं खुडे लाइन लाता गया। और आज INC में भी इनको जो इनकी तैनाती है, इसको भी हम OSD पोस्ट के तौर पर ही जानते हैं कि ये भी किसी अफसर को जब आपने पार्क करना होता है तो यहाँ पे तैनाती कर दें। लेकिन काम करने वाला आदमी, मुझे आज तक अपने उस्ताद के अल्फाज याद हैं कि जिसको काम करने की आदत हो, वो समंदर की लहरें गिनने के काम में भी कोई ना कोई नई इख्तरा, कोई ना कोई नई जिद्दत तराश लेगा। अपने होस्ट अय्याज शुजा को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।